चलिए क्रियात्मक समूहों यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो ये मूल रूप से परमाणुओं या बंधों के ऐसे समूह होते हैं जो हाइड्रोकार्बनों के कार्यों को परिभाषित करते हैं। क्योंकि ये कार्यों को परिभाषित करते हैं, इसी कारण हम इन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो अभी तक हमने ऐसे यौगिकों के बारे में काफी हद तक बात कर ली है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब चलिए इनमें हम कुछ परमाणुओं और बंधों के समूह जोड़ लेते हैं जिनकी वजह से ये विशेष कार्य करने लग जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास यह परमाणुओं का एक समूह है जिसमें C ऑक्सीजन के साथ द्विबंधित है और OH के साथ यह एकल बंध बनाए हुए है और यहाँ पर यह रिक्त स्थान है जहां पर किसी भी प्रकार का हाइड्रोकार्बन आकर जुड़ सकता है। तो परमाणुओं के इस समूह को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह कहते हैं और इसे अम्ल कहा जाने का कारण यह है कि यह यहाँ पर जिस अणु के साथ होकर जुड़ रहा है वह अणु अब एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। यानी अगर अब इस अणु को जल में मिश्रित किया जाएगा तो यह अणु H+ आयन जल में त्याग देगा और कुछ इसी तरह से हम अम्लों को परिभाषित भी करते हैं। तो चलिए अब इस समूह को मैं यहाँ पर इस हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा और इसके स्थान पर इस समूह को यहाँ पर जोड़ दूंगा। अब अगर हम प्रायोगिक रूप से जांच करेंगे तो हम यह पाएंगे कि यह अणु अब एक अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। यानी अगर हम इसे जल में मिश्रित कर देते हैं तो यह जल में हाइड्रोजन प्लस आयन यानी कि H+ आयन त्यागेगा। अब इसकी वजह से इस अणु के बहुत सारे उपयोग हो जाएंगे, जैसे कि अब हम इसका उपयोग दवाइयों में कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों में कर सकते हैं और साथ ही साथ सफाई कार्यों में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये उपयोग इस कार्बन श्रृंखला की बजाय यहाँ पर इन परमाणुओं के इस नए समूह के जुड़ जाने के कारण होते हैं। और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए मैं इस समूह को एक नई कार्बन श्रृंखला पर जोड़ देता हूं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास में 3 कार्बन हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन के स्थान पर यह क्रियात्मक समूह जोड़ देता हूं। अब यह अणु भी एक अम्ल की भांति ही व्यवहार करेगा जैसे कि यह अणु कर रहा था। अब अगर मैं इस क्रियात्मक समूह को एक नई कार्बन श्रृंखला पर जोड़ता हूं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन सदस्य हैं और अगर मैं इस हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यह क्रियात्मक समूह जोड़ देता हूं तो अब यह अणु भी एक अम्ल की भांति ही व्यवहार करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि ये 2 अणु भी अम्ल की भांति व्यवहार कर रहे थे। तो ये तीनों ही अणु यहाँ पर समान रासायनिक व्यवहार दर्शा रहे हैं और इनके मध्य का अंतर कार्बन श्रृंखला की लंबाई का है और इनके मध्य जो समानता है वह यहाँ पर इस क्रियात्मक समूह की है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब भी यह परमाणुओं का समूह किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो इसकी वजह से वह हाइड्रोकार्बन अम्लीय व्यवहार दर्शाने लगता है। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह परमाणुओं का समूह इस बात को परिभाषित करता है कि यह हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से क्रिया करेगा और इसी वजह से हम इस परमाणुओं के समूह को क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब चलिए इसी के साथ हम कुछ और क्रियात्मक समूहों को देखते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमारे पास इस प्रकार के परमाणुओं का समूह है जिसमें OH आ रहा है तो इसे हम अल्कोहल क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो देखिए ये परमाणुओं का समूह यानी कि अल्कोहल क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है और जब यह हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो इसकी वजह से ये हाइड्रोकार्बन कुछ अलग व्यवहार दर्शाने लगते हैं। यानी उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल बहुत अच्छे रोगाणुनाशक होते हैं यानी कि एंटीसेप्टिक्स होते हैं, अर्थात ये कीटाणुओं का पूरी तरह सर्वनाश कर देते हैं। अल्कोहल का उपयोग हम कार्बनिक अणुओं को घोलने में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब एक और क्रियात्मक समूह को देखते हैं जिसे हम एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कहते हैं और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होता है और यहाँ पर कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ इस तरह जुड़ा हुआ होता है। तो इसे हम C+OH यानी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि परमाणुओं का यह समूह हाइड्रोकार्बन के साथ किस प्रकार से जुड़ता है। तो यहां पर देखिए यह C+OH है और इस तरफ हमारे पास कार्बन श्रृंखला है। अब ये परमाणुओं का समूह यानी कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जब हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोकार्बन कुछ अलग व्यवहार दर्शाने लगते हैं और इसी वजह से हम इन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं।
तो देखिए एल्डिहाइड की विशेषता ये है कि इसका एक अनोखा स्वाद होता है, तो इसका उपयोग हम आइसक्रीम या पेय पदार्थों में कर सकते हैं। अब आइए एक और क्रियात्मक समूह देखते हैं। यह है कीटोन क्रियात्मक समूह, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होता है। एल्डिहाइड व कीटोन काफी हद तक एक समान है, क्योंकि इन दोनों में ही कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होता है। इन दोनों के मध्य का अंतर ये है कि कीटोन में यहाँ पर इस कार्बन के दोनों सिरे खुले हुए होते हैं, यानी यहाँ पर इस कार्बन के दोनों ही सिरों पर कार्बन श्रृंखलाएं आने वाली हैं। लेकिन एल्डिहाइड में इस कार्बन के एक सिरे पर तो यह हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है और केवल इस दूसरे सिरे पर ही कार्बन श्रृंखला आकर जुड़ सकती है। तो अब जरा देखिए, हाइड्रोकार्बन के साथ कीटोन समूह कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर यह कीटोन क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O है और हम देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे पास कार्बन श्रृंखला है। यहाँ पर यह कीटोन है और दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला है। यदि यहाँ पर कोई भी एक कार्बन श्रृंखला के स्थान पर हम हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो अब यह कीटोन क्रियात्मक समूह नहीं कहलाएगा, बल्कि अब यह एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कहलाएगा। अब देखिए, कीटोन क्रियात्मक समूह की अपनी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। कीटोन क्रियात्मक समूह का उपयोग हम ज्यादातर दवाइयों में करते हैं। तो इसके बाद चलिए एक और क्रियात्मक समूह के बारे में बात करते हैं, जो कि है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह। अब इसके बारे में हम पहले ही काफी बात कर चुके हैं, तो चलिए अब यह देखते हैं कि इन क्रियात्मक समूहों के बीच में किस प्रकार की समानता होती है। ध्यान दीजिए कि इन तीनों ही क्रियात्मक समूहों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में C डबल बॉन्ड O हमें नजर आ रहा है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों में ही हम OH समूह देख पा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये सभी हमें बहुत ही समान नजर आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काफी अलग हैं और ये सभी क्रियात्मक समूह जिन हाइड्रोकार्बनों के साथ जुड़ते हैं उनके व्यवहारों को भी ये अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए आपको एक और चीज बता दूं, इन सभी क्रियात्मक समूहों को जिनके अंदर ऑक्सीजन है, इन्हें हम ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब इसके बाद मैं हेलो समूह की बात करना चाहूंगा, जो कि हेलोजन परिवार के होते हैं। मूल रूप से इनके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व फ्लोरीन के परमाणु आते हैं। तो जब यहाँ पर ये सभी किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं तो इनकी वजह से भी हाइड्रोकार्बन अलग व्यवहार दर्शाने लगता है। और अगर हम इन्हें हाइड्रोकार्बन पर जोड़ें तो ये कुछ हमें इस प्रकार से नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर तो यह क्लोरो समूह है जो कि एल्केन परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर यह ब्रोमो समूह एल्केन परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। अब चलिए कुछ अंतिम समूहों की बात करते हैं, जिनमें हम द्विबंध व त्रिबंध समूहों की बात करेंगे। जी हाँ, ये दोनों भी क्रियात्मक समूहों के अंतर्गत ही आते हैं। जब भी ये किसी एल्केन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो ये उस एल्केन के व्यवहार को प्रभावित कर देते हैं। और आपको पहले से ही पता होगा कि कार्बन श्रृंखला के साथ ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो ये हमें कुछ इस प्रकार से नजर आने वाले हैं। तो ये दोनों भी क्रियात्मक समूह होते हैं। हमने अब तक काफी प्रकार के क्रियात्मक समूहों की बात कर ली है। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह हैं, जिनमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल आते हैं। इन सभी में हमें ऑक्सीजन नजर आता है। उसके बाद हेलोजन युक्त क्रियात्मक समूह हैं, इनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व फ्लोरीन आते हैं। और तीसरी श्रेणी बंधों की होती है, इसके अंतर्गत द्विबंध व त्रिबंध आते हैं। ये भी क्रियात्मक समूह ही होते हैं। अब इसके बाद आप स्क्रीन पर कई प्रकार के कार्बन युक्त यौगिक देख पा रहे होंगे, और इनमें आप यह देख पा रहे होंगे कि कार्बन श्रृंखला के साथ क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन के साथ कुछ हाइड्रोजन अनुपस्थित हैं, यानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ पर यह कार्बन है, इस पर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जोड़े हैं ताकि हम क्रियात्मक समूह पर हमारा ध्यान केंद्रित कर पाएं। अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और यह देखें कि यहाँ पर किस अणु के साथ कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर सभी क्रियात्मक समूह लिख दिए हैं और यहाँ पर इनके नाम भी लिख दिए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके स्वयं से प्रयास कीजिए। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस अणु को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें यह OH समूह जुड़ा हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि OH समूह को हम एल्कोहल कहते हैं, तो यहाँ पर यह एल्कोहल हो जाएगा।
अब इसके बाद अगर हम इस अणु में बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O और इसके साथ यह है OH जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O और OH है, तो इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यह OH दाईं ओर जुड़ा हुआ है इस कार्बन के, लेकिन यहां पर यह OH बाईं ओर जुड़ा हुआ है, तो इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल ही कहेंगे, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह ही होगा। अब इसके बाद इस अणु में देखिए C डबल बॉन्ड O है और यहां पर दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, और यह हम कीटोन में देख सकते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ यहां पर खाली जगह है ताकि यहां पर कार्बन आकर जुड़ सके, और यह एल्डिहाइड नहीं होगा क्योंकि एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O तो होता है, लेकिन एक तरफ यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और यहां पर दोनों ही तरफ कार्बन है, तो यह कीटोन क्रियात्मक समूह होने वाला है। अब इसके बाद यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O है और एक तरफ यहां पर हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कार्बन है, तो यह एल्डिहाइड होने वाला है क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है और केवल एक ही तरफ यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद अगर हम इस अणु की बात करें तो यहां पर सीधा ही हम देख पा रहे हैं कि आणविक सूत्र लिखा हुआ है, यानी इसकी हमें आणविक संरचना नहीं दिखाई दे रही है। तो अब देखिए इस अणु में यहां पर यही क्रियात्मक समूह होगा क्योंकि ऑक्सीजन इसी के अंदर है। तो अब जरा सोचिए कि यह कौन सा क्रियात्मक समूह होगा। तो देखिए यहां पर हम 2 ऑक्सीजन देख पा रहे हैं और इन सभी में 2 ऑक्सीजन केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही होते हैं, तो यहां पर यह कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह होने वाला है। अब अगर हम इस अणु की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान से देखिए जो क्रियात्मक समूह है वो ये होने वाला है क्योंकि इसी में ऑक्सीजन आ रहा है। अब जरा सोचिए कि यह कौन सा क्रियात्मक समूह होगा। क्या यह एल्कोहल होगा? क्योंकि देखिए एल्कोहल में OH होता है और यहां पर भी हमें OH नजर आ रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर एल्कोहल होता तो यह कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, यहां पर इस प्रकार से कार्बन और इससे यह OH इस तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहां पर हम CHO देख पा रहे हैं, तो यह एल्कोहल नहीं बल्कि एल्डिहाइड होने वाला है। देखिए एल्डिहाइड में यहां पर C डबल बॉन्ड O और इससे यह H जुड़ा हुआ होता है और यहां पर भी कुछ इसी प्रकार की संरचना होगी इस CHO में, तो हम कहेंगे कि यह एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होने वाला है। अब मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है कि इन सभी अणुओं में से ऐसे कौन से 2 अणु हैं जिनके समान रासायनिक गुणधर्म होने वाले हैं। एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर इसके बारे में सोचते हैं। तो वे यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह आ रहे होंगे उनके रासायनिक गुणधर्म एकदम समान होंगे। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है और यहां पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इन दोनों अणुओं के रासायनिक गुणधर्म एकदम समान होंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी एल्डिहाइड है और इसमें भी एल्डिहाइड, तो इनके भी रासायनिक गुणधर्म एकदम समान होंगे। अब आइए इस वीडियो को हम सारांश रूप में देख लेते हैं। इस वीडियो में हमने क्रियात्मक समूहों यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स की बात की है, जो कि परमाणुओं या बंधों के समूह होते हैं जो हाइड्रोकार्बनों के कार्यों को परिभाषित करते हैं। हमने बहुत सारे क्रियात्मक समूहों के बारे में बात की और उनके नाम भी यहां पर हमने लिखे हैं।